बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। और जो नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है 2020 फॉर इंडिया, और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी होने वाली है, तो हम देखेंगे कि उसका सोशल और इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट क्या होगा इन फ्यूचर इंडिया पर। तो अगर हम पहले फाउंडेशन स्टेज की बात करें जो कि 5 साल का होगा, तो इसमें जो है स्कूल कम प्लेग्राउंड ज़्यादा होगा, जो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए उसी के ध्यान में रखते हुए जो बनाया गया है कि फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद जो दूसरा होगा, इसके बाद जो स्टेज 2 होगा वो 3 सालों का होगा। इसमें जो है बच्चों को बेसिक जो लैंग्वेजेस होती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश, ये चयन करके सीखना होगा। इससे लैंग्वेज पर बच्चों की पकड़ होगी और बेसिक जो मैथ, कैलकुलेशन और पढ़ाई लिखाई से बेसिकली उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद जो स्टेज 3 होगी, ये भी जो है 3 साल का होगा, क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक। इसमें असली पढ़ाई बच्चों की शुरू होगी। इसमें आपके कंप्यूटर की कोडिंग और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह इसमें बताए जाएंगे। इसके साथ ही मैथ्स के जो बाकी हमारे पिछले सिलेबस आते थे वैसे ही सारे सिलेबस इसमें होंगे। बस इसमें एक चेंज ये होगा कि इसमें बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे समाज में कम दर्जे की समझी जाती हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, इसके अलावा कृषक हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मैकेनिक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे समाज में कम दर्जे की समझी जाती हैं। तो अब इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए हर एक काम की अपनी एक वैल्यू होती है, वैसे भी इसके भी है और ये बड़ा ही रिस्पेक्टिव काम है। एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए कृषक का कितना बड़ा योगदान होता है, इसको समझना हमारी जिम्मेदारी है। इसको बच्चों को समझाने के लिए ऐसे सभी छोटे कामों को प्रैक्टिकली उनसे ही कराया जाएगा, जिससे कि बच्चे इसके टेक्निकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जान सकें और जैसे घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं ये खुद भी कर सके। और ऐसे जो अनरेपुटेटेड काम होते हैं ना, उसके लिए बच्चों के मन में जो है रिस्पेक्ट पैदा हो, ताकि अगर फ्यूचर में कभी उन्हें भी कभी ऐसा काम करना पड़े तो उन्हें उसे करने में शर्मिंदा नहीं हो, बल्कि उन्हें और इस पर प्राउड महसूस हो। और अगर वो दूसरे को कोई काम करते देखें तो वो उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि ऐसे कामों को कोई छोटे और द्वैम दर्जे का काम समझें। ध्यान रखिए कि आजकल जिसे हम एक छोटा काम समझते हैं उन कामों की बात हो रही है। तो बच्चों से वो सारे काम कराए जाएंगे प्रैक्टिकली। तो इससे देखिए एक और फ़ायदा होगा कि आजकल देखते होंगे कि पढ़ाई लिखाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है बजट को लेकर। तो अगर बच्चे ऐसे एम्प्लॉयबल स्किल्स को पहले से ही सीख के रखेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो ऐसे कामों की रेपुटेशन बढ़ेगी, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, बहुत ही कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे ऐसे कामों को करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ उसका बजट भी निकाल सकते हैं, और ऐसे बच्चे स्किल्ड भी होंगे, हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो है इस स्टेज के। इसके बाद जो चौथा स्टेज आता है वो है सेकेंडरी स्कूल स्टेज का। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका 9th से लेकर 12th तक 4 सालों का पूरा जो है टाइम होगा इस सेकेंडरी स्टेज को पूरा करने के लिए। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये की गई है कि स्ट्रीम सिस्टम को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। ना आपके लिए कोई आर्ट्स है, ना साइंस है, ना कॉमर्स है, कुछ नहीं है। आप चाहें तो कॉमर्स के अकाउंटेंसी के साथ जो है पीसीएम का फिजिक्स ले सकते हैं, पीसीबी का बायोलॉजी ले सकते हैं, आर्ट्स का हिस्ट्री ले सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं साथ में। तो पूरा एकदम खिचड़ी बना के बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब इसका देखिए फ़ायदा क्या है कि स्टूडेंट के अंदर ना एक मल्टीपल कैपेबिलिटी आ गई है। मतलब कि जो स्टूडेंट एक स्ट्रीम के अंदर फंस करके सिर्फ कोई अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हुआ तो सिर्फ अकाउंटेंसी ही कर सकता था, अब उसके साथ क्या हुआ कि वो अकाउंटेंसी के साथ उसमें मैथ्स करने की कैपेबिलिटी आ गई, उसके साथ ही उसे एग्रीकल्चर के बारे में भी पता होगा, और साथ में वो बायोलॉजी की भी जानकारी रखेगा।
अब इससे क्या होगा कि बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग जो होगी ना वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर सारे सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ रहा है तो मतलब सभी का एक्सपीरियंस उसके पास है। अब वो यहाँ से मतलब उसे सारे जो है सब्जेक्ट्स की जानकारी हो गई, सब कुछ एक्सप्लोर कर लेगा वो। तो यहाँ से अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि इसका जो सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलेगा वो स्टूडेंट को करियर सेलेक्ट करने पे मिलेगा, क्योंकि वो सारे ही करियर्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके होंगे। इसलिए उन्हें अपने पैशन को पहचानने में और उसे सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इससे स्टूडेंट्स के अंदर मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ पैदा होंगी जो कि उन्हें फ्यूचर में अनएम्प्लॉयड नहीं रहने देंगी। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो हायर एजुकेशन को लेकर के आता है। अब हायर एजुकेशन यानी इसमें सबसे पहले आप अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम आपको पता ही होगा, जिसमें आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 ईयर पर डिप्लोमा ले सकते हैं, 3 पर डिग्री, 4 पे डिग्री प्लस रिसर्च जो है आपको मिल जाएगा। अब इससे ये देखिए, यही जो मेन जो भारत का भविष्य तय करेगा ना, यही हायर एजुकेशन ही भारत का भविष्य तय करने वाला है यहाँ पे। तो अब ग्रेजुएशन में भी वही सेम सिस्टम है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम वाली चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप बीए के सब्जेक्ट के साथ बीकॉम का सब्जेक्ट, उसके साथ बीसीए का सब्जेक्ट, उसके साथ बीबीए का सब्जेक्ट, उसके साथ आप बीएससी का सब्जेक्ट, तो सब मिला के पढ़ सकते हैं। अब मिला के आप पढ़ेंगे तो अगेन आप में मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ आ गई। अब इससे क्या हुआ कि सभी भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाहे बीकॉम से रिलेटेड हों, चाहे बीसीए से रिलेटेड हों, आईटी की इंडस्ट्रीज़ हो गई, और इसके साथ में जो टीचिंग इंडस्ट्री हो गई, तो ये सारी इंडस्ट्रीज अब अंडर एस्टिमेट नहीं हो पाएंगी। मतलब ये है कि पहले आप अगर कोई भी एक स्ट्रीम तय कर लेते थे तो आपको उसी के अंदर ज़िंदगी भर रहना पड़, आप वहाँ से स्विच करेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते थे। मतलब आपका जब बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर वेस्ट हो जाता था, आप रिस्क नहीं कर पाते थे या फिर कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। और जो अपना पैशन है उसको, जो आपने लाइन अपने लिए पहले से चुन ली है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत है तो ऐसे किसी करियर को आपको स्विच करने की एक तो अपॉर्चुनिटी मिली गई, और दूसरी चीज़ जॉब क्रिएशन पर भी इसका बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फॉर सपोज़ यहाँ पर आप आकर किसी भी एक प्रोफेशन में फंसेंगे नहीं कभी। उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ मल्टीपल एग्जिट जो सिस्टम मिल जाता है, आप कभी भी स्विच कर सकते हैं अपने काम से। और आप एक चीज़ मत बोलिए, इस सिस्टम से आप कंबाइन जो है सारी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मतलब आपके पास मल्टीपल जो है कैपेबिलिटी, मल्टीपल रूप से आप क्रिएटिव हैं। तो मतलब अगर किसी एक इंडस्ट्री में जॉब्स कम हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको ज़्यादा कुछ देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसी इंडस्ट्री में आप फंस चुके हैं, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल के जॉब ले सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पढ़ाई की हुई है अपने ग्रेजुएशन में, मल्टीपल जो है सब्जेक्ट्स को एक्वायर करते हुए। तो इसलिए आप किसी एक इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री को तुरंत ज्वाइन कर पाएंगे, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत थी ना, वैसे किसी भी एक इंडस्ट्री जब होती है, जैसे आजकल एविएशन इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप एविएशन के साथ साथ और भी बहुत सारे नॉलेज आपके पास होगी, बैचलर प्रोग्राम में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्वायर किया होगा, तो आप और भी फील्ड में जॉब लेने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। इससे बहुत लोग होता है जो इंडस्ट्रीज़ में कंपटीशन नहीं फेस कर पाते, या फिर बहुत लोग होता है जो गलती से कोई सब्जेक्ट लेके किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उस इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं हैं, या फिर वो अनस्किल्ड हैं, उनका मन नहीं लग रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है। एजुकेशन पॉलिसी में बहुत जल्दी अपने इंडस्ट्री को स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछली बार मतलब जो पिछले एजुकेशन सिस्टम में हुआ करता था स्ट्रीम में, फॉर सपोज़ अभी जैसे आईटी का हाइप ज़्यादा चल रहा है इंडिया में, तो मैक्सिमम लोग जो है आईटी लाइन में हैं। फॉर सपोज़ अभी आईटी की हाइप चल रही है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप हाइप देख के आईटी लाइन में चले गए और वहाँ पे आपको जिसके लिए आपने बीटेक स्ट्रीम ले ली, अब इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा कि अगर आपने बीटेक ले ली है तो आपको आईटी लाइन में ही जाना पड़ेगा, अगर आपको करियर अच्छे से इस्टेब्लिश करके रखना है तो।
आप वहाँ से स्विच नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि करियर में जो है इंडस्ट्री में जो है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग वहाँ से कोई लोग स्विच नहीं करते और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंडस्ट्री में। इससे कंपटीशन अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसको रोकने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत अच्छा रोल निभाएगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल एग्ज़िट सिस्टम है। तो आप वहाँ से डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कंप्लीट करके आप इंडस्ट्री से एग्ज़िट ले सकते हैं और कोई दूसरी इंडस्ट्री बड़ी इजीली आप नेक्स्ट ईयर से ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज से फेमिलियर हैं। तो आपको कोई भी नई इंडस्ट्री एक्वायर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है वो भी काफ़ी बैलेंस रहेगी और सारी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा। इस तरह आप हाइप देख के सिर्फ सारा का सारा वर्कफोर्स अगर आईटी में ही चला जाएगा तो आईटी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और कंपटीशन भी होगा और इससे वर्कफोर्स भी वेस्ट चला जाता है सारा का सारा, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री में बहुत सारा वर्कफोर्स घुसेड़ देते हैं और उसके बाद बाकी के लिए क्योंकि सारी वर्कफोर्स केवल एक ही इंडस्ट्री में फंस जाती है हाइप के कारण और इसलिए बाकी इंडस्ट्रीज़ को वर्कफोर्स अच्छी मिल नहीं पाती। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी गलत स्ट्रीम में चले जाएं और वहाँ से स्विच नहीं कर सकते तो किसी भी एक इंडस्ट्री के लिए जिसकी रियल स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो वाकई उसके लिए पैशनेट है, वो उसमें स्विच नहीं कर पाती है। ये ना सिर्फ एक एग्जिस्टिंग हाइप वाली इंडस्ट्री बल्कि जो बाकी देश की इंडस्ट्रीज होती हैं उस पर भी बहुत ही गहरा एम्प्लॉयमेंट और इसकी कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ही गहरा जो है इफ़ेक्ट डाल देती है। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि आप यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क फ्रेंडली जो है ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। इससे क्या है कि आप बिना अपनी पढ़ाई को दांव पे लगाए हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी दूसरे फील्ड्स को बिना अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिए हुए। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा जो रिस्क ज़्यादा मात्रा में रिस्क ले सकते हैं अपने करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए और भी नए नए फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। अब ये स्टूडेंट्स को जो है सेल्फ डिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट बना देता है और इससे एंटरप्रेन्योरशिप को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको रिस्क लेना जो है इंडस्ट्री में ज़रूरी होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है एक प्रैक्टिकल जो है एजुकेशन चाहिए होती है, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वैसे भी नहीं है। तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप करना एक कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसे अपना करियर का जो रिस्क होता है वो दांव पे लगाना होता है। लेकिन अब इस एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि आप करियर को बिल्कुल छोड़ नहीं रहे, आप पूरा लाइफ रिस्क में नहीं डाल रहे, आप कुछ ब्रेक लेके वापस से उसे उसी सेम लेवल से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो आपको जो है पूरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलता है, तो आप जितना पढ़े रहते हैं उसका प्रॉपर आपको रिवार्ड मिलता है। तो ये रिस्क जो है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जो है इंडियन स्टूडेंट्स की इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एजुकेशन सिस्टम भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने वाला होगा। और अब आगे जो आपको वीडियो में बताया जाने वाला है, भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देने वाला है। भारत में इन्वेंशंस की बिल्कुल होड़ लग जाएगी इस रिफॉर्म के बाद। और ये है रिसर्च। जी हाँ, आपने पिछले हमारे एजुकेशन सिस्टम में ध्यान दिया होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट तक जो है रिसर्च का दूर दूर तक नामो निशान और ना कोई तैयारी हुआ करती थी। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है एमफिल हुआ करता था और एमफिल में सिर्फ रिसर्च के बारे में बताया जाता था, रिसर्च को समझाया जाता और रिसर्च के लिए स्टूडेंट को तैयार किया जाता था। उसके बाद फिर आपको पीएचडी करनी होती थी, जिसमें जाके आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट होता था। तो कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो तैयार ही नहीं होता था पोस्ट ग्रेजुएट तक रिसर्च वर्क के लिए, यानी उसे प्रैक्टिकल कुछ समझ में नहीं आता था। और लोग रिसर्च वर्क के लिए उतना जो है एक्साइटेड भी नहीं होते थे, क्योंकि देखिए एक्साइटेड आप
तभी किसी चीज़ के लिए होते हैं जब आप उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट तक कोई रिसर्च के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो अट्रैक्शन कैसे होगा पीएचडी के लिए। इसलिए पीएचडी होल्डर जो बहुत कम होता था, बहुत कम ही लोग ऐसे होते थे जो पीएचडी तक पहुंच पाते थे। बहुत लोग करते ही नहीं थे पीएचडी, क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता था। पोस्ट ग्रेजुएशन तक आ रहे हैं, उसके बाद फिर जाके आप एमफिल कर रहे हैं और फिर जाके पीएचडी जो है, तो बहुत ही लंबा जो प्रोसेस हो जाता था। और उसके बाद कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती थी, क्योंकि आप रिसर्च के लिए ना ही कोई अट्रैक्शन हुआ करता था और ना ही ज़्यादा कुछ पता हुआ करता था। तो पीएचडी लोग वही करते थे जिनको जॉब वगैरह करनी हो, बाकी कोई पैशनेट हो रिसर्च वर्क के लिए और वो इन्वेंशन करने के लिए अगर पीएचडी करे, तो ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी ने ना इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्कुल ला दिया इंडिया में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखा हो ना, तो मेरा एक फोकस रहा इस पूरे में कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसने स्टूडेंट को तैयार किया हमेशा से रिसर्च वर्क के लिए। यानी आप 12th तक पूरी जानकारी रिसर्च के बारे में उसे प्रैक्टिकली कई बार कर चुके हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताई गई हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा इंकरेज किया गया है सिलेबस में रिसर्च के लिए। इससे आप रिसर्च के लिए फेमिलियर हो गए हैं। और उसके बाद अगर आपको रिसर्च करना है, यानी क्रिएटिव जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्रिएटिव बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि इतना लंबा इंतज़ार अब कराया जाए पीएचडी तक। उसके पहले उनको बचपन से ही रिसर्च के बारे में बताया जाता है, रिसर्च के लिए तैयार किया जाता है और प्रॉपर छोटे मोटे रिसर्च वर्क दिए भी जा रहे हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। और इसके अलावा एमफिल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एमफिल सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए लोगों को तैयार करता था। तो तैयारी तो बचपन से ही हो रही है। और उसके बाद रही बात रिसर्च वर्क शुरू कब होगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद, एमफिल के बाद पीएचडी में जाके रिसर्च वर्क होता था। इसी वजह से इंडिया में इन्वेंशन जो नहीं होते थे, ना ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा जो है बूम करती थी। लेकिन अब क्या है कि आप बैचलर डिग्री के बाद आपका 1 साल का जो है पूरा प्रॉपर पीएचडी लेवल का रिसर्च जो है प्रोग्राम आपके लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपको बैचलर प्लस रिसर्च की डिग्री जो है दी जाएगी। यानी आप सोच सकते हैं कि रिसर्च के लिए कितना जल्दी जो है लोगों को इंकरेज कर दिया गया और कितना जल्दी एक आदमी को रिसर्चर बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप और जो मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन है ना, लोगों की जो प्रैक्टिकली सब कुछ करने की आदत जो है डाली जा रही है इस नई एजुकेशन पॉलिसी से। अब इससे ये भी होगा कि पीएचडी होल्डर्स की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लोग पहले से ही रिसर्च के बारे में फेमिलियर हैं, जानते हैं। तो लोग एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि वही काम पहले भी कर चुके हैं। तो उनमें से अधिकतर लोग अपना करियर आगे चल के रिसर्च तक पहुंचाएंगे ज़रूर। तो इसके लिए जो है पीएचडी होल्डर, अच्छे रिसर्चर्स की संख्या जो भारत में बढ़ जाएगी, जो कि इन्वेंशंस के लिए जो है बहुत ही अच्छी बात है जो है। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है शिक्षा के बजट को लेकर। जी हाँ, भारत को एक ख़राब एजुकेशन सिस्टम वाला देश जो है समझा जाता है। लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा जो है इस पर बजट जो लगाया जाएगा, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा जो है मजबूत हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे भारत में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का चलन जो है बढ़ जाएगा, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे। देखिए, भारत में एक मुफ्तखोरी की राजनीति चलती है कि ये माफ़ कर दिया, वो माफ़ कर दिया, और सारे पैसे जो है इसी में वेस्ट चले जाते हैं, अच्छे कामों में नहीं लग जाते। लेकिन अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में कुछ फ्री देते हैं ना, तो ये एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब मुफ्तखोरी ये भी है, लेकिन ये एक प्रोडक्टिव एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर आप इसमें जीडीपी का आज 6% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल को 12% आपको रिटर्न आएगा जीडीपी में। तो ये एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है जो कि हर गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि जिससे जो है इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट ना हो। तो अगर 6% खर्च किया जाता है, तो इससे सारी गवर्नमेंट जो है इंकरेज होंगी और इंडिया के सभी गवर्नमेंट्स में एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का चलन जो है बढ़ेगा। और बच्चों के रिज़ल्ट में जो है चेंजेस जो किए गए हैं वो है
कि बच्चे खुद का सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। उन्हें स्वयं बहुत सारे पैरामीटर्स पर खुद को आंकना होगा, जिससे कि वो खुद के अंदर जो कमज़ोरी है या फिर जो खुद के अंदर स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें अपने वेलफेयर के लिए क्या आगे प्लानिंग रखनी है। ये असल में आजकल मैच्योर लोग भी बहुत कम ही करते हैं या फिर बड़े लोग ही ज़्यादातर कर पाते हैं, लेकिन अब ये चीज़ स्टूडेंट्स को जो है बचपन से ही सिखाई जाएगी तो काफ़ी जो है कम उम्र में ही मैच्योर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ ही उन्हें सोसाइटी में रहने का ढंग जो है सिखाया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने क्लासमेट से जो है नंबर्स जो है उन्हें मिलेंगे अपने क्लासमेट से। अब देखिए किसी भी आदमी को नंबर मिलेंगे तो उसे काफ़ी सहनशील व्यवहार अपने फ्रेंड्स के साथ रखना होगा अगर उसे नंबर चाहिए तो इससे देखिए बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे और थोड़ा सहनशील उनका जो है बिहेवियर बनेगा। और इसके साथ में भी वो ये भी समझ पाएंगे कि सोसाइटी में या फिर अपने फ्रेंड से कैसे जो है उन्हें डील करना है, कैसे उन्हें अपने संबंधों को आगे लेकर जाना है। तो इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कम उम्र से ही इस चेंज के बाद। इसके अलावा भारत में जो है टॉप 50 वर्ल्ड के जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो है ब्रांचेस भारत में खुलेंगी। तो इससे जो है भारत को बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट होगा सोशल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। देखिए सोशल लेवल पे ऐसे कि जो विदेशी लोग जो होते हैं ना वो अपनी सक्सेस को अनलिमिटेड बढ़ा के, जैसे हमारे यहाँ सक्सेस का जो है एक पैरामीटर है कि आपको कोई नौकरी सरकारी मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब जो विदेशी लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, बहुत हाई लेवल, बहुत ही ब्रॉड लेवल पर सोचते हैं। उनके लिए सिर्फ नौकरी एक सक्सेस का वो नहीं है। वो खुद को बिल गेट्स की जगह, बराक ओबामा की जगह, जेफ बेजोस की जगह देखना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को सक्सेसफुल समझते हैं, ना कि खुद को, क्योंकि उनके पास एक सरकारी नौकरी है बस इसलिए।